हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और ये हम 24 सितंबर 2020 यूजीसी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करा दिया है और इसकी भी कुछ वीडियो करा दी है और सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल पे एक इवेंट चल रहा था जिसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे और मैंने आपसे बोला था जो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका आंसर देगा उसको 1000 का गिफ्ट मिलेगा। तो एक रज्जे जी थे जिन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया। सिर्फ एक मैथ का क्वेश्चन था जो उन्होंने नहीं आंसर दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको गिफ्ट मिलता है रज्जे जी। आप मुझे अपनी डिटेल्स, अपना एड्रेस और जो भी आपको गिफ्ट चाहिए वो सब कुछ मेरी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vimu17j@gmail.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन बायोस। आगे भी इवेंट आते रहेंगे, तो जो भी इवेंट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो बायोस जो एब्रीविएशन है उसकी फुल फॉर्म पूछिए। बिग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनर ओपन सॉफ्टवेयर। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है बायोस की फुल फॉर्म। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाता है राइट। हिंदी वालों के लिए भी सेम है, बायोस की फुल फॉर्म जो होती है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर वो होती है चीज़ें होती हैं जो हम क्या है कि फिजिकली टच कर सकते हैं और जिसको हम फील कर सकते हैं, अपने हाथों से टच करके अपने हाथों से चला सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर टेबल हार्डवेयर में नहीं आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है मॉनिटर एंड सीपीयू। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। तो डेटा विजुअलाइजेशन मेथड क्या होता है? मतलब जो डेटा विजुलाइज होता है वो किस मेथड से होता है, मतलब डेटा को हम किस मेथड से प्रदर्शन कर सकते हैं? लाइन, सर्कल एंड ट्राइंगल, पाई चार्ट एंड बार चार्ट, या फिर पेंटागन। तो हम जो डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं वो हमारा पाई चार्ट एंड बार चार्ट होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे? कुछ लोग इसमें सर्कल लगा देंगे। ये मैंने सर्कल बना दिया। ये सर्कल हमारा जो है वो डाटा विजुलाइज कर रहा है, डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसमें हमें हमने इसमें पाई चार्ट बना दिया। ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ये हमारा 40 डिग्री हो गया और ये हमारा हो गया 70 डिग्री। ये डाटा को विजुलाइज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो पाई चार्ट जो है वो डाटा को विजुलाइज कर रहा है, बट जो सर्कल है वो हमारा डाटा को विजुलाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आप पाई चार्ट में हमारा सर्कल में बनता है तो आप इसको सोचोगे कि ये डाटा को विजुलाइज करता है, नहीं, उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। जो सर्कल में हमारा डाटा होता है ना उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। और बार चार्ट हमारा क्या है कि ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके लाइनें होती हैं, ऊपर यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने दे दिया एग्ज़ाम, ये यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट दे दिया और यहाँ पर मैंने मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश ये होगा, यहाँ 40% 50% ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये हमारा बार चार्ट होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। हिंदी वालों के लिए भी सेम है। तो प्रदत्त प्रदर्शीकरण हेतु निम्नलिखित में कौन सी विधि है? तो वो हमारा पाई चार्ट और बार चार्ट होता है, जिससे हम डाटा को विजुलाइज करते हैं। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? नाउ डेज मैनी ऑनलाइन कोर्स आर अवेलेबल एंड देयर पॉपुलरिटी इज इंक्रीजिंग। मतलब अब जो दिन है, अब के दिनों में बहुत से ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं और उनकी पॉपुलरिटी इंक्रीज हो रही है। तो बिल्कुल सही है। अभी क्या है कि काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि बच्चों को घर बैठे बैठे कोर्स करने के लिए मिल जाता है। बच्चों को आना जाना कहीं नहीं पड़ता और उनका जो आने जाने में थकावट होती थी, आने जाने में जो परेशानी होती थी वो उनकी कम हो जाती। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं वो प्रीफर करते हैं कि वो ऑनलाइन कोर्सेज लें ऑफलाइन की वजह। सिलेक्टिंग द राइट कोर्स फ्रॉम मैनी सच इज अ बिग चैलेंज। तो काफ़ी सारे कोर्स हैं उनमें से राइट कोर्स को सिलेक्ट करना आज के दिनों में बिग चैलेंज है। तो बिल्कुल सही है। हिंदी वालों के लिए यहाँ पर वर्तमान में आना था, वर्तमान में यहाँ पर एडिट नहीं हो पाया है। वर्तमान में संप्रति बहुत से ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बिल्कुल सही है, बहुत सारे पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इस प्रकार से बहुत से पाठ्यक्रमों में से सही पाठ्यक्रम का चयन एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, जो हमारे अभी जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से सही कोर्स हमारे लिए कौन सा है,
ये चूज़ करना एक बड़ी ही चुनौती है, बिग चैलेंज है, तो दोनों ही सही हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि असर्शन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है कि ऊपर क्या है कि अवेलेबिलिटी और पॉपुलरिटी की बात हो रही है, नीचे क्या है कि सिलेक्टिंग की बात हो रही है, दोनों ही चीज़ें अलग अलग है और चैलेंजेस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए रीजन क्या है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। हिंदी वालों के लिए भी सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है, यहाँ से ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट सिस्टम है, ए एफ सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। जो ए एफ सिस्टम है वो कौन से नंबर सिस्टम में यूज होता है? ए एफ प्रणाली निम्नलिखित में से किस संख्या प्रणाली में प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन है हमारे बाइनरी, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। तो बाइनरी हमारा क्या होता है? बाइनरी हमारा जो होता है 0 1 को रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी में हमारा 0 होगा 1 होगा। जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर है 14, 14 को हमने अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या आएगा? 2 7 ज़ा 14, 0 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 1, 1 कैरी। तो हमारा क्या आएगा? 1 1 1 0। हम इसको रिवर्स लिखते हैं तो इसलिए 1 1 0 हमारा क्या आ गया? क्या आ गया? हमारा क्या है? बाइनरी आ गया। ठीक है, और डेसिमल क्या था? 14 नंबर था। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर हमारा क्या है कि ऑक्टल आता है। ऑक्टल में हमारा जो रिप्रेजेंट करता है वो 0 से लेके 7 तक हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे बता देती हूँ? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। अगर हम इसको ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर्स हैं। ठीक है, वैसे रिप्रेजेंट किसको करता है? 0 से लेकर 7 को करता है, लेकिन इसको जो मतलब जो इसका का जो बेस होगा वो होगा 8। बेस हमारा 8 होता है, लेकिन रिप्रेजेंट जो करता है वो 0 से लेकर 7 को करता है। ठीक है, अब हम एक नंबर को इसमें एक नंबर को क्या है कि डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल नंबर है उसको हम क्या है कि डेसिमल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा? हम ले लेते हैं 358। ठीक है, को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 8 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा कैरी आएगा, सेम है, कैरी इधर आता रहेगा और 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, 3 38 बचा, 8 4 ज़ा 32, तो हमारा क्या आया? 6 कैरी बच गया। ठीक है, आप करके देखो साथ साथ में। फिर दोबारा से हमने 44 को 8 से किया, 8 5 ज़ा 40, हमारा क्या बचा? 4 कैरी बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने उसमें किया था, ये वाला भी लिया था, ये वाला भी लिया था, ये वाला भी लिया था। ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो 546 हमारा क्या आ गया? डेसिमल नंबर आ गया। 546 को हम अगर बाइनरी में करेंगे तो हमें इसको अलग अलग 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, जैसे 2 2 ज़ा 4 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 0 कैरी, तो 1 0 1 इसका आ गया, किसका? 5 का आ गया। फिर 4 को भी ऐसे करेंगे, 6 को भी ऐसे करेंगे, अगर हमें क्या है कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 546 हमारा डेसिमल आ गया, तो हमें देखना है कि इसका ऑक्टा 358 बनना है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे? मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। तो अब क्या है कि हम वेरीफाई करते हैं, तो हमारा 546 आया था, 5 4 6, तो हम इसको 8 से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लगा देते हैं, 1, फिर यहाँ पे 8 बन जाए 1, मतलब 1 8। 8 को जब हम 2 बार हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 से हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 8 ज़ा 64। ठीक है, मतलब हमने क्या किया? 6 को हमने 8 की पावर 0 से किया, तो 8 0 0, तो 6 हमारा क्या आएगा? 6 हमारा 8 0 1 जा 0 आ जाएगा। फिर 8 की 1 पावर यहाँ पर, और यहाँ पर 8 की 2 पावर। 8 की 2 पावर क्या होगी? 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की 2 पावर आ जाएगी 64। ठीक है,
तो अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर ले, इसको हम प्लस करेंगे जो भी आंसर आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 × 6 आया। 8 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 8 × 4 = 32 आया। 64 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, 320 आया। 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 30 प्लस कैरी 2, तो 2 को हमने प्लस किया, 320 है। जब हमने इनको प्लस किया, 320 में 32 हमने प्लस किया तो हमारा क्या आया, 352 आया। 352 में जब हमने 6 को प्लस किया तो हमारा 358 आ गया। वेरीफाई हो गया, 358 आ रहा है तो बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्टा का। ऑक्टा रिप्रेजेंट करता है 0 से लेके 7 तक, और उसका बेस होता है 8। फिर आता है हमारा हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल हमारा क्या करता है, हेक्साडेसिमल में 16 यूनिक सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब ये 10 आ गया, 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन इस 10 को क्या है कि अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है। 9 तक तो हमारा क्या है कि नंबर आ जाते हैं, लेकिन 10 को हम क्या बोलेंगे, A, 11 को हम क्या बोलेंगे, B, 12 को हम क्या बोलेंगे, C, 13 को D, और 14 को हम बोलेंगे E, और 15 जो है वो हमारा F हो जाता है। मतलब 0 से 9 तक का नंबर होते हैं, और फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 मतलब F, A, B, C, D, E, F मतलब F तक होता है। ठीक है, तो A से लेके F तक जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो हेक्साडेसिमल में करता है। अगर हम इसको मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमने हेक्साडेसिमल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हेक्साडेसिमल को 16 इसका बेस होता है, तो 16 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। और डेसिमल से अगर हम बाइनरी जाएंगे तो फिर हमें उसका क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे 8 से हमने पहले डिवाइड किया था, सेम ऐसे ही 16 से डिवाइड होगा, और जो भी आएगा उसका वो हमारा क्या है कि डेसिमल में हो जाएगा। ठीक है, तो जो A से लेके F सिस्टम होता है वो हमारा हेक्साडेसिमल में होता है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। तो आपको याद रखना है 0 से 9 तक क्या होते हैं, नंबर होते हैं, लेकिन 10 हमारा A होता है, 11 B होता है, 12 हमारा C होता है, 13 हमारा D होता है, 14 हमारा E होता है, 15 हमारा F होता है। अगर 315 आता है हमारा तो हम क्या लिखेंगे, 3F लिखेंगे। ठीक है, 3F। अगर हमारा ये 315 आ रहा है आंसर हेक्साडेसिमल को, अगर हमारा डेसिमल हमारा 315 आ रहा है तो हम इसको 315 ना लिख के क्या लिखेंगे, 3F लिखेंगे। अगर 315 लिखेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आज ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म कराऊंगी, क्योंकि फिर आगे DI और RC मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट करा देती हूँ मैं। अंडर गोल 4 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, द रिडक्शन साउट टू बी अचीव्ड इन अंडर 5 चाइल्ड मोरालिटी रेट बिटवीन 1990 to 2015 वाज टू एक्सटेंट ऑफ, मतलब सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था 4 में, वर्ष 1990-2015 के बीच 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर में प्राप्त की जाने वाली लक्षित कमी कितनी थी। मतलब कमी बतानी है, कितना रिडक्शन हुआ, मतलब चाइल्ड मोरालिटी। तो आधी, हाफ, 2/3, 3/4 या 1/3, तो वो थी हमारी 2/3। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। फोर्थ में दिया हुआ है ये, तो 2/3 हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखना है आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं देखना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में ये 2/3 है, और फोर्थ हमारा ये गोल है, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। 2/3 हो गया सेकंड। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं जिसको मैच करना है। तो एक में है एमिटेड पॉल्यूटेंट, मतलब उत्सर्जित प्रदूषक या फिर पोल्यूटेंट, और दूसरे में है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब क्या है कि पर्यावरणीय प्रभाव। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग एज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ए का हो गया 4, तो फोर्थ ऑप्शन ए का 4 हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो फोर्थ हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। 4 हमारा एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे वो पास बच गया है। ठीक है,
तो आगे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा टॉक्सिक एंड आर कार्सिनोजेनिक। तो कार्सिनोजेनिक क्या होता है? जो कैंसर के जो कारक होते हैं ना उनको। तो बी का हमारा थर्ड हो गया, ए का 4, बी का थर्ड, सी का हमारा 1 हो जाएगा। सी का 1 क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? एसिड रेन की फॉर्मेशन करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, सी का हमारा 1 हो जाएगा। फिर हमारा बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन्स, तो बेंजीन हाइड्रोकार्बन्स हमारा 2 बच गए। सॉरी ए का हमारा 4 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग एज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। टॉक्सिक एंड कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज कैसे होती है? सांस लेने में प्रॉब्लम जो वगैरह हो जाती है ना, वो होती है हमारी टॉक्सिक एंड कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। तो बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। सी का हमारा 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की फॉर्मेशन करता है, मतलब एसिड रेन का कारण बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? टॉक्सिक एंड आर कार्सिनोजेनिक मैंने आपको बताया था, कैंसर के जो कारक होते हैं वो होता है हमारा बेंजीन और हाइड्रोकार्बन से। तो डी का हो जाएगा 2, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ये हिंदी वालों के लिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसमें क्या है कि उसकी तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ए का हमारा 4 हो जाएगा, बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? विषैला तथा श्वसन संबंधी रोगों का कारण होता है, तो बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। सी का हमारा क्या होगा? सी का हमारा 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है? अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। और बेंजीन और हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? विषैला होता है और कैंसर कारक होता है, तो डी का हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। Identify the correct sequence of countries in decreasing order of their contribution to global carbon dioxide emission। ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को जो मतलब करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, जो क्या है कि डिक्रीज कर रहा है कंट्रीब्यूशन में ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले जो सबसे ज़्यादा कर रहा है वो, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे ये डिक्रीज हमारा होता है। तो पहले सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा मतलब जो सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा चाइना आएगा, बी हो जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा? यूएसए आएगा, ए हो जाएगा। फिर हमारा इंडिया आएगा, डी मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा इंडिया होगा। और फिर उसके बाद रसिया और फिर उसके बाद जापान। तो BADCE मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें भी सेम है। देशों के वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के योगदान में अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब पहले जो सबसे ज़्यादा कर रहा है वो आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? चीन आएगा, फिर यूएसए, फिर भारत, फिर उसके बाद रूस और फिर उसके बाद जापान लास्ट में आएगा। तो BADCE, तो BADCE हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। A windmill with proper design consideration can be made to operate at efficiency in the range of 60% and 65। मतलब एक पवन चक्की जो है उसकी अभिकल्प मतलब प्रॉपर डिज़ाइन कंसिडरेशन, जो उसकी डिज़ाइन होती है कंसिडरेशन, कैन बी मेड टू ऑपरेट एट एफिशिएंसी। तो उसका जो एफिशिएंसी होती है वो उसकी 60% या 65 की रेंज में होती है एफिशिएंसी ऑपरेट करने की, एक विंड मिल की। तो ये तो हमारा पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक विंड मिल की जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है वो 59.3% होती है, ठीक है। तो 59.3% होती है, 60% to 65% नहीं होती है। एक जो क्या है कि विंड मिल है, एक विंड मिल है वो क्या है कि 59.3% होती है उसकी ऑपरेट करने की जो भी एफिशिएंसी होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी होती है वो 59.3% होती है। और एक मतलब नॉर्मल जो होती है वो हमारी 30 to 45% होती है। और सबसे मतलब ज़्यादा जो हो सकती है, मतलब अभी तक जितनी हो सकती है, वैसे तो 59 जो सबसे ज़्यादा हो सकती है वो 59.3%, लेकिन कुछ जो नॉर्मल से ज़्यादा अच्छी होगी वो 50% तक होगी, ठीक है। तो 30 to 45% क्या होती है?
जो नॉर्मल होती है और नॉर्मल से कुछ ज़्यादा होगी तो वो हमारी 50% होगी, और सबसे जो ज़्यादा हो सकती है वो 59.3% हो सकती है। ठीक है, तो ए तो हमारा रॉन्ग हो गया, ए हमारा रॉन्ग होते आंसर आ गया। फोर्थ ऑप्शन सही है। फोर्थ देख लेते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ विंड मिल डिपेंड ऑन इट्स डिज़ाइन पैरामीटर। तो जो एफिशिएंसी होती है विंड मिल की वो डिपेंड करती है इसके डिज़ाइन पैरामीटर के डिज़ाइन पर, तो बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन हमारा। तो असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया, रीज़न राइट हो गया। तो असर्शन इज़ नॉट करेक्ट बट रीज़न करेक्ट, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त अभिकल्प अपेक्षाओं सहित पवन चक्की 60% से 65 की कार्यकुशलता पर प्रचलन के लिए निर्मित की जा सकती है। बिल्कुल गलत है, ये हमारा 59.3% होता है। और जो नॉर्मल हमारी पवन चक्की होती है, सामान्य जो हमारी पवन चक्की होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 30 to 45% होती है, और उससे जो उत्कर्ष होती है मतलब उससे जो ज़्यादा होती है वो 50% होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हो सकती है जो मतलब इसको निर्मित जो किया जाता है वो 59.3% पर किया जाता है। पवन चक्की कार्यकुशलता उसके अधिक कल्प प्रचलनों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, तो हमारा रीज़न हमारा सही हो गया, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, मतलब ए गलत और डी हमारा राइट हो गया। फ्रॉम डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स गिवन बिलो, तो डिजास्टर मिटिगेशन दिए गए हैं नीचे। आइडेंटिफाई द मेजर्स विच कैन बी करेक्टराइज एज नॉन स्ट्रक्चरल, मतलब इनको ऐसे करेक्टराइज करना है नॉन स्ट्रक्चरल की तरह। तो कौन कौन से नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं ये पूछा गया है। तो फ्लूट डाइक्स, अगर फ्लूट डाइक्स आएगा मतलब बांध तटबंध आएगा तो उसके वो स्ट्रक्चरल होगा, नॉन स्ट्रक्चरल होगा, तो वो स्ट्रक्चरल होगा, क्योंकि अगर बांध तटबंध बनाना है तो उसके लिए एक प्लान बनाना होगा, ठीक है, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो ये स्ट्रक्चरल हो गया। लैंड यूज जोनिंग, भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण, भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण मतलब लैंड यूज जोनिंग, जो लैंड हम यूज़ कर रहे हैं वो, तो वो हमारा नॉन स्ट्रक्चरल हो गया, क्योंकि हमें इसको हम क्या है कि ये हमारा स्ट्रक्चरल नहीं होता, हम कभी भी लैंड यूज जोनिंग को कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा रेजिंग ऑफ होम्स इन फ्लूड प्रोन एरियाज, मतलब जो जहाँ पर बाढ़ आनी है उन घरों को ऊंचा उठाना, ये हमारा क्या है कि स्ट्रक्चरल है, नॉन स्ट्रक्चरल है। ये स्ट्रक्चरल है क्योंकि जहाँ पहले से बाढ़ आती रही है उन घरों को ऊपर उठाना, ये हमारा स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ बाढ़ आई है उन जगहों पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाएगा, जहाँ पहले से बाढ़ नहीं आई है उन जगहों पर हमारा ध्यान कम जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चरल हो गया। फिर है इंश्योरेंस प्रोग्राम, इंश्योरेंस प्रोग्राम हमारा नॉन स्ट्रक्चरल हो गया, क्योंकि कोई भी कभी भी कैसे भी कहीं भी ले सकता है। फिर है हमारा रेनफोर्स टोर्नेडो सेफ रूम, मतलब जो हमारा टोर्नेडो सेफ रूम है उसको रेनफोर्स करना, मतलब उसको मजबूत करना, ताकि क्या कि हम वहाँ पर सेफ रह सकें, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल में आएगा। अच्छा, नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चरल वो होता है जिसमें क्या है कि हम प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और वो हमें करना ही करना है, वो हमारा स्ट्रक्चरल होता है। नॉन स्ट्रक्चरल क्या होता है? जिसकी प्लानिंग नहीं करनी है, बस हमें क्या है कि मतलब दिमाग में आया और हमने कर दिया, तो वो हमारा नॉन स्ट्रक्चरल होता है। तो लैंड यूज जोनिंग एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम हमारा नॉन स्ट्रक्चरल हो गया, तो यहाँ से हमारा बी एंड डी ओनली हो गया, तो ए ऑप्शन हम फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ये हिंदी वालों के लिए यहाँ पर नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं, तो उनमें हमें बताना है कि स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल कौन से है, मतलब असंरचित, जिनके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस सिर्फ हो गया वो। तो बाढ़ तटबंध, उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, तो ये हमारा क्या है कि स्ट्रक्चरल में आएगा। भूमि प्रयोग क्षेत्र निर्धारण, कौन सा क्षेत्र हमें भूमि प्रयोग में लाना है इसका निर्धारण, तो ये तो हमारा अनस्ट्रक्चरल हो गया। बाढ़ आशंकित क्षेत्रों में घरों को ऊपर उठाना, ये स्ट्रक्चरल हो गया, क्योंकि जहाँ पर बाढ़ आनी है उन क्षेत्रों को ऊपर उठाना हमारी प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा, तो सी हमारा स्ट्रक्चरल हो गया। बीमा कार्यक्रम, ये हमारा नॉन स्ट्रक्चरल हो गया, हमें बीमा लेना है नहीं लेना है, मूड आया तो ले लिया, नहीं आया तो नहीं लिया, तो ये हमारा डी क्या है कि नॉन स्ट्रक्चरल में हो गया। तो फिर उसके बाद तूफान सुरक्षित कक्ष को मजबूत करना, ये भी हमारा स्ट्रक्चरल हो गया। तो हमारा क्या हो गया, बी एंड डी हमारा सही ऑप्शन हो गया, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ लिबरल एजुकेशन एट द हायर लेवल
इन द फ्यूडल सोसाइटी ऑफ यूरोप वर क्लासिफाइड अंडर क्वाड्रिवियम। तो किस क्वाड्रिवियम के अंडर यूरोप फ्यूडल सोसाइटी ने लिबरल एजुकेशन को हायर लेवल की लिबरल एजुकेशन को किस क्वाड्रिवियम के अंदर क्लासिफाइड किया है? ग्रामर, लॉजिक, अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी या फिर म्यूजिक। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा सी कैसे? तो अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक क्या है कि ये हमारे हायर लेवल जो लिबरल एजुकेशन है हायर लेवल की, उसको क्या है कि यूरोप फ्यूडल सोसाइटी ने क्वाड्रिवियम के अंडर क्लासिफाइड किया है, उसमें हमारा अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक आता है। तो CDE हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ये हिंदी वालों के लिए, यूरोप के समाजवादी समाज में उच्चतर स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को चतुर्दृष्टीय के अंतर्गत मतलब क्वाड्रिवियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? व्याकरण, तर्क, अंगणित, खगोल की, संगीत। तो वो हमारा आएगा मतलब अंगणित, खगोल की एंड संगीत, CDE आएगा, व्याकरण एंड तर्क नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारा CDE आंसर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग मतलब नेप्टल वाज इनिशिएटेड बाय MHRD। तो यहाँ से एक क्वेश्चन वैसे भी हो गया, नेप्टल किसका इनिशिएट है? MHRD का, ठीक है। इन 2003 टू एनहेंस द क्वालिटी इन, तो 2003 में किसकी क्वालिटी को एनहेंस करने की बात की थी? मेडिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन या फिर लीगल एजुकेशन। तो वो थी इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। वैसे भी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सेट इन 2050 बाय यूनाइटेड नेशन UN के ने इसको क्या किया था? सेटअप किया था। आर इंटेंडिंग टू बी अचीव्ड बाय, तो कब तक इसको अचीव करना है ये पूछा है। तो 2000 कब तक करना है? 30, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। हिंदी वालों के लिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित संपूर्ण विकास लक्ष्यों को कब तक हासिल करना मतलब कब तक उसको हासिल करना है? तो 2030 तक उसको हासिल करना है। इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है जिसको मैच करना है। तो पहले में क्या है? मोड्स ऑफ सप्लाई टू ऑफ एजुकेशन सर्विस अंडर गेट्स के अंदर जितने भी एजुकेशन सर्विस के मोड होते हैं जो सप्लाई करते हैं एजुकेशन को, वो दिए गए हैं। और सेकंड में क्या है? एग्जाम्पल ऑफ देयर सर्विसेज इन एजुकेशन, तो इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं सर्विसेज के एजुकेशन की। तो मोड 1 क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, क्रॉस बॉर्डर जो सप्लाई होती है। तो डिस्टेंस एजुकेशन, वर्चुअल एजुकेशन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थ्रू ICT। बिल्कुल यही होगा, एक का थर्ड होगा, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर सप्लाई मतलब सबसे ज़्यादा जो सप्लाई होती है वो डिस्टेंस एजुकेशन में, वर्चुअल एजुकेशन में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थ्रू ICT। तो एक का हमारा थर्ड हो गया। तो एक हमारा थर्ड है कि कहीं? एक हमारा थर्ड है ही नहीं, सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो सेकंड, ठीक है। बी का यहाँ पर 4 दिया गया है। तो देख लेते हैं। मोड 2 कंजम्पशन अब्रॉड, आर स्टूडेंट ट्रेवल टू अनदर कंट्री टू एनरोल इन अ कोर्स ऑफ स्टडी डिग्री प्रोग्राम। बिल्कुल है, कंजम्पशन अब्रॉड है तो एक स्टूडेंट ट्रैवल करके जाएगा दूसरी कंट्री में, वहाँ पर कोर्स में एनरोल करेगा और डिग्री प्रोग्राम में एनरोल करेगा। बी का 4 हो गया। सी का 2 मोड 3 कमर्शियल प्रेजेंस, सी का 2 क्या है? लैंग्वेज ट्रेनिंग कंपनीज, लोकल यूनिवर्सिटीज़ एंड सैटेलाइट कैंपस। तो सी का हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। मोड 4 मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सनस, तो नेचुरल पर्सन से के मूवमेंट, प्रोफेसर, टीचर्स, रिसर्चर्स वर्किंग अब्रॉड ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, ठीक है। क्योंकि मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन होते हैं मतलब जो हमारे प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो क्या है कि टेम्परेरी बेसिस पर अब्रॉड जाते हैं मतलब जाते हैं और स्टूडेंट्स को क्या है कि लेक्चर देते हैं। तो ये सब मोड 4 हो गया हमारा, डी का 1। तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। हिंदी वालों के लिए 2 मतलब सूची दी गई है। सूची 1 में क्या है कि पत्ती दी गई हैं और सूची 2 में क्या है कि एग्जाम्पल दिए गए हैं। 1 सीमा पार आपूर्ति, तो कोई विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए डिग्री कार्यक्रम के लिए दूसरे देश में जाता है तो ए का हो जाएगा हमारा
4, ए का हमारा क्या हो जाएगा 4, सॉरी ए का हमारा हो जाएगा 3rd, आईसीटी के माध्यम से दूर शिक्षा, आभासी शिक्षा, कारपोरेट प्रशिक्षण, ठीक है, ए का 3rd। फिर है हमारा बी का 4, विदेश में खपत, तो विदेश में हम क्या करते हैं, कोई विद्यार्थी अध्ययन के लिए, डिग्री कार्यक्रम के लिए दूसरे देश जाता है, बी का 4 हो जाएगा। सी का हमारा 2, सी का हमारा वाणिज्यिक उपस्थिति, तो सी का भाषा प्रशिक्षण कंपनियाँ, स्थानीय विश्वविद्यालय और सैटेलाइट कैंपस, ये हमारा सी का 2 हो जाएगा। और डी का 1 प्राकृतिक व्यक्तियों का आगमन, इसमें क्या है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो दूसरे देशों में जाते हैं और लेक्चर देते हैं, तो ये हमारा डी का 1 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फाइनली आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो डीआई और आरसी की आएगी और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। तो कल डीआई और आरसी पर मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अष्टधाई वाज रिटन बाय चाणक्य, जीवाका, कात्यायना या पाणिनि। तो अष्टधाई जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, वो पाणिनि ने लिखी थी। तो ये वाली जो बुक है वो सबसे पुरानी बुक है संस्कृत लैंग्वेज की, जिसमें क्या है कि जो पुरानी लैंग्वेज साइंस और जो हमारी ग्रामर है उसकी ये सबसे पुरानी बुक है। मतलब लैंग्वेज साइंस की ये और ग्रामर की सबसे पुरानी बुक अगर पूछी जाए तो वो हमारी अष्टधाई है, ठीक है। और अष्टधाई के लेखक कौन है, अष्टधाई के लेखक है पाणिनि। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय।